सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए इसका मतलब समझना जरूरी है। एस 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 सिमिलैरिटी मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी में दोनों ट्रेंगल तो आपको लगता है ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जब आप ये समझते हैं कि एक छोटा है और एक बड़ा है, आप ये बात समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये तो आप नहीं ना कहोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होना चाहिए, कि कहोगे? क्योंकि आप जानते हो कि एक छोटा ट्रेंगल होता है एक बड़ा होता है। तो बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि साइड सिमिलरिटी का मतलब होता है एक ट्रेंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है, जो कि ऐसा होगा नहीं कभी। होता क्या इसमें कि एक ट्रेंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जब रेशियो लिया जाता है ना, तो वो बराबर हो जाता है। समझ गए बात को? मतलब हमको दिया रहता है कि एक ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर अगले ट्रायंगल के आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो करते हो, वो अगर बराबर आएगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये प्रूफ करो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब पहले समझो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। अब हम कहेंगे कि हमारा एक फ़ोटो यहाँ पे है और मान लो मेरा एक फ़ोटो है और यहाँ पे एक दूसरा मान लो हमारा डबल रोल है, मान के चलो एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। तो अब बताओ एक में हम जब आज से 15 बरस पहले का है मेरा एज वाला, यहाँ पे हमारे ही एक जीरोक्स से मान के चलो या हम ही हैं वहाँ पे। अब दोनों की जो सिमिलरिटी की बात होगी तो मेरा ये कानी उंगली का या फिर मेरा ये राइट हैंड का सिमिलरिटी की बात होगी तो राइट हैंड से ना मैच कराई जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ये मेरा हाथ जो है मेरा चेहरा के सिमिलर है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप राइट हैंड ले रहे हो तो दूसरे भी फिगर का राइट हैंड ही लोगे, यानी कि जो सबसे छोटी साइड होगी इधर की, वो उधर की सबसे छोटी साइड से कॉरस्पॉन्डिंग लिया जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा इधर का, उधर का सबसे बड़ा से वो सिमिलर होगा। और इधर का जो मिडिल वाला होगा, माने मझोला वाला जो बड़ा होगा, हम कह सकते हैं कि उधर वाला भी जो बीच वाला नंबर होगा, माने समझ रहे हो ना, उसके बराबर होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। तो हमें इसमें क्या गिवन दिया रहता है, इसमें क्या गिवन दिया रहता है, बोलो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हमको दिया रहता है, हम मान लिए हैं कि सबसे छोटा इसमें AB है, इस ट्रायंगल में सबसे छोटा DE है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि BC जो है वो है बीच वाला और ये EF बीच वाला, सबसे बड़ा AC मान रहे हैं, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। वो बराबर नहीं है, बस कॉरस्पॉन्डिंग के लिए हम लिखे हैं। तो AB का रेशियो हम लेंगे DE के साथ और BC का रेशियो लेंगे हम EF के साथ और AC का रेशियो लेंगे हम DF के साथ। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब अगर इतना गिवन है तो हमको प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब एक बात आपको इसमें ये भी जानना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए, या कोई भी फिगर, ट्रायंगल ही नहीं, कोई भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए, मतलब पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीगॉन की। उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि दोनों जो पॉलीगॉन है, माने पेंटागन हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें कंडीशन क्या होती है, दो चीज़। पहला चीज़ होती है कंडीशन कि दोनों ट्रायंगल का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तभी वो सिमिलर होगा। तो इसमें क्या है
इसमें हमको ये दे दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर हम सिमिलर प्रूफ करना है तो ये तो है ही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दें तो हो जाएगा, क्योंकि यही दो शर्त होती हैं। सुनिए अब ध्यान से, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको इसको सिमिलर करना है तो आप मान लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल डी के, एंगल जो मतलब कह सकते हो एंगल बी जो है वो एंगल बराबर करना है तुमको किसके, ई के, एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो बराबर करना होगा किसके, डी किसके बराबर, ए डी के बराबर किए थे, बी ई के बराबर किए थे, और सी एफ के बराबर होगा। अगर ये आप बराबर कर दिए तीनों एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, तो दोनों ट्रायंगल को क्या माना जाएगा, सिमिलर। क्या माना जाएगा? जो लोग अगर सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। अगर वो तकलीफ़ का सामना नहीं करना चाहते हैं तो बस इतना जानें कि कोई भी दो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए, जो कि ये है, दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ जाए तो सिमिलर हो जाएगा। और ट्रायंगल की खासियत ये है, पॉलीगन को छोड़ दीजिए तो ट्रायंगल की ये खासियत है कि केवल एक भी बराबर हो जाएगा ना तो सिमिलर हो जाएगा। मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब कि अपने आप एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बात हमें प्रूफ करना है कि दो, ये केवल दे दिया, हमको बोला सिमिलर प्रूफ करो। हम सिमिलर का पूरा माने कहानी ये जानते हैं कि सिमिलर होगा तो क्या होता है। सिमिलर होता है तो उसकी कहानी क्या होती है कि दो चीज़ सिमिलर हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। और हमको प्रूफ कर रहा है कि देखे कि दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो प्रूफ करो कि सिमिलर होगा। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमको बराबर कर देना है। तो ये जान लीजिएगा कि ट्रायंगल में अगर ये इतना दे के बोल रहा है कि प्रूफ करो सिमिलर है, तो निश्चित रूप से उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ही। ये अभी प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए ये बात अभी नहीं मानेंगे कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। लेकिन आगे चल के जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि जैसे ही ये साइड से सिमिलर हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। याद रहेगा बात? बात याद रहेगा? चलिए, तो अब बात याद रहेगा तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी छोटा है डी ई से, और ए सी छोटा है डी एफ से। तो आप ए बी की लंबाई के बराबर, सुनिएगा ध्यान से, ए बी के लंबाई के बराबर डी के तरफ से एक लेंथ काटिए और मान लीजिए उसे पी, और ए सी के लेंथ के बराबर आप एक लेंथ काटिए और डी के तरफ से नापिए और उसे मान लीजिए क्यू, और पी और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। माने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्ट इन ट्रायंगल डी ई एफ है ना। हमने क्या किया, डी ई एफ में एक कंस्ट्रक्शन किया, और वो क्या था, व्हिच या जो भी लिख लो, व्हिच मतलब जो था ए बी के बराबर डी पी एंड ए सी के बराबर क्या था, डी क्यू। और क्या किए, ज्वाइन कर दिए, किसको पी क्यू को। हमने इसके लेंथ के बराबर यहाँ लेंथ काटा, इसके लेंथ के बराबर यहाँ लेंथ काटा, और ये पी और क्यू जब कट गया तो इसको हम ज्वाइन करके मिला दिए।
मतलब अभी हम जो किए हैं उसमें ये DP का लेंथ AP के बराबर है और AC का लेंथ इसके बराबर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। अब सुनिए बात हमारे ध्यान से। अब जरा बताइए कि क्या हम लोग ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ट्रायंगल DPQ के? कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमको एंगल A जो है एंगल D के बराबर थोड़ी दिया है, और BC को आप PQ के बराबर कर नहीं सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो, किया जा सकता है लेकिन अभी नहीं कर सकते हो। उद्देश्य मेरा यही रहता है कि हमको ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ये साइड इस साइड के बराबर तो है, ये साइड के भी बराबर है, लेकिन एंगल A एंगल D बराबर दिया नहीं गया है, वो हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे वो कंडीशन लगेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो हम बोलेंगे तीसरा साइड बराबर कहाँ है, वो तो ज्वाइन किए हो मात्र। आपने P से Q को ज्वाइन किया है, तो PQ का लेंथ BC के बराबर कैसे आ जाएगा, ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसका यूज करेंगे। अब हम इसको अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अभी नहीं हो सकता है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हमको किसी भी तरह ये सिमिलर करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो देखो, हमको दिया है AB अपॉन DE हमको बराबर दिया है BC अपॉन EF के, दिया है ना। और किसके बराबर दिया हमको, AC अपॉन DF के। अब यहां पे हम AB के जगह पे क्या DP लिख सकते हैं, बोलो? तो DP अपॉन DE लिख सकते हैं, और BC को तो रहने दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंट होते रहेगा। लेकिन AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DQ लिख सकते हैं, AC को DQ लिख सकते हैं, और अपॉन EF, सॉरी DQ अपॉन DF ना, DF लिख सकते हैं। अब अगर पहला को और तीसरा को केवल लिया जाए, मतलब DP अपॉन DE लिया जाए और DQ अपॉन DF लिया जाए, तो ज़रा इसको गौर से देखो, DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF से हम लोग कह सकते हैं कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से एक ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर है। अरे थेल्स थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, अगर वो बराबर होगा, कन्वर्स की बात कर रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होगा, तो जो साइड है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है ना। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है कि DP का रेशियो DE के साथ और DQ का रेशियो DF के साथ बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब जैसे बच्चा को ये समझ में आता है ना कि थेल्स थ्योरम तो सर ये था, DP अपॉन PE बराबर DQ अपॉन QF था। उस बच्चे को हम जब थेल्स थ्योरम पढ़ाते हैं ना, उसी समय बताते हैं कि थेल्स थ्योरम का जो रेशियो है उसका मतलब केवल यही नहीं होता है कि DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF। उसका मतलब ये होता है कि जिस तरह का रेशियो आप इस साइड लोगे ना, उसी तरह का रेशियो आपको उस साइड लेना होगा। मतलब ये हुआ कि DP का रेशियो अगर DE के साथ ले रहे हो, माने पहले DP लिया और फिर DE लिए, तो उधर भी क्या लोगे, पहले DQ और फिर DF लोगे, माने छोटा फिर बड़ा। ये बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हम कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी और ट्रायंगल जो चैप्टर है ना, वो पढ़ाने में नानी याद आ जाती है लोगों की, लेकिन जब तुम हमसे पूरा चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको इतनी आसान लगेगा वो चैप्टर कि तुम सोच नहीं सकते हो। थेल्स थ्योरम बस यही होता है कि डी अपॉन पी बराबर डी क्यू अपॉन क्यू है, इतना नहीं याद रखना है हमको। वो थेल्स थ्योरम बोलता है कि ये पी और क्यू जो है वो सेम रेशियो में बांटता है। अब सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, जैसा आप इधर रेशियो ले रहे हो वैसा आप उधर लो। तो इधर अगर पहले तुम छोटा लिए फिर बड़ा लिए तो उधर भी पहले छोटा लो फिर बड़ा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही को होता है कि अगर रेशियो बराबर है तो तीसरा साइड पैरेलल हो जाएगा जहाँ से वो लाइन इंटरसेक्ट किया था। अब पैरेलल हो गया, अब ये हो गया, बहुत मज़ा आ गया अब तो हमको। एंगल पी जो है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अगर पैरेलल हो गया तो पी क्यू साइड अगर इसके पैरेलल हो गया तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होता है। फिर उसी तरह ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर होगा एंड एंगल Q जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल F के। एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात। बोलो, रख दो। अब चलो ये तो हम लोग कर लिए, एंगल P को एंगल, हाँ चलो ये हो गया। अब जरा बताओ, सुनो ध्यान से, अब जरा आप हमें बताओ कि ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, एंगल D के बराबर लिख सकते हैं। एंगल D के बराबर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एंगल सिमिलैरिटी से ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, नहीं हो गया। बाई एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत है समझने में कि छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी दोनों सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, यही से डीपी का रेशियो किसके साथ लेंगे, डीई के साथ। तो डीपी बाई डीई बराबर हो जाएगा किसके, अगर पी क्यू लेंगे तो इधर ई एफ लेना होगा, तो पी क्यू जो है वो ई एफ के रेशियो के साथ बराबर हुआ। और कौन बचा हमारा, डी क्यू। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, मैंने डिवाइड में ई एफ के, सॉरी गलती कर दी है क्या जी, डी एफ के बराबर होगा, डी एफ के। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा सुनना ध्यान से हमारी बात को। हम अभी भी कभी भी इक्वेशन 1 नहीं माने हैं, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो। इस इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, ये भी dp बाई डी ई है, ये भी dp बाई डी ई है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 dp अपॉन डी ई। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या। हम दोनों इक्वेशन को तो देख ही रहे हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख रहे हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर डीपी और डीई बीसी अपॉन ई एफ के बराबर है और डीपी अपॉन डीई ही पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर है, तो एक और दो से हम दूसरा और तीसरा को बराबर नहीं कर सकते हैं। बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। आप कहोगे सर आप ये क्यों किए, तो हम कहेंगे कि ये देखो ई एफ कट जाएगा, आप बी सी बराबर आ जाएगा किसके, पी क्यू के। और यही हमको करना था,
बी सी किसके बराबर आ गया है अब, पी क्यू के आ गया बराबर, बोलो। अब अगर बी सी जो है अगर पी क्यू के बराबर आ गया, ए बी कंस्ट्रक्शन से डी पी के बराबर था, ए सी भी कंस्ट्रक्शन से डी क्यू के बराबर था, तो ये छोटा वाला ट्रेंगल ऊपर वाले छोटा वाला ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, बोलो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, किधर गया, हाँ ये कंस्ट्रक्शन हुआ, आप इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, कंस्ट्रक्शन को इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो, आप लिख दो कि इसको आप 4 मान लो। अब आप लिख दो फ्रॉम 1 and 4। 1 and 4 का मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्शन वाले इक्वेशन को वो देखेगा और 4 वाले इक्वेशन को देखेगा और वो बोल देगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, हो जाएगा ना। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं। किस किस माने नियम से, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साइड बराबर है, उनके एंगल भी बराबर होंगे। आया बात समझ में, बोलो। अब सुनो ध्यान से, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। इसको भी हमको इक्वेशन नंबर मानना पड़ेगा, तो मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान ले रहे हैं और अभी जो आया हुआ है यहाँ पे रिजल्ट, उसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी मान रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर ए को और बी को ज़रा ध्यान से देखना। ए और डी तो बराबर हो चुका है, उसमें दिक्कत है नहीं। बी किसके बराबर है, पी के। बी किसके बराबर है, पी के, आया है ना। और अभी अभी पी किसके बराबर आया हुआ था, पैरेलल थे, पैरेलल जब प्रूफ किए थे तो ई के, मतलब पी जो है वो ई के भी बराबर है और पी जो है वो बी के भी बराबर है। मतलब ये हुआ कि ई और बी बराबर होगा ना। तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एंड इक्वेशन कैपिटल बी, बात समझ रहे हो, क्या लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर एंगल ई। उसी तरह से एंगल क्यू जो है वो सी के बराबर आया हुआ है, देखो यहाँ से एंगल सी क्यू के बराबर आया है और यहाँ पे वही एंगल जो क्यू है वो एफ के बराबर आया हुआ है। तो क्यू जो है एफ के बराबर है और क्यू ही सी के बराबर है, मतलब कि एफ और सी बराबर होगा। तो अगर एंगल ए एंगल डी के प्रूफ हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर प्रूफ हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर प्रूफ हो गया, तो क्या तीनों एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ हो गया। तो यही तो करना था कि तीनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। और अगर दोनों बात हो गई एक साथ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो हमको बराबर दिया ही है और एंगल हम बराबर प्रूफ ही कर लिए, तो दोनों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इज सिमिलर। कोई दिक्कत, बोलो, प्रिंट कर लो। चलिए तो फाइनल वाला भी बात लिख ही देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एंड इक्वेशन कैपिटल बी हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। इसलिए लिख देंगे बाई, मतलब क्या, दिस इम्प्लाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बस इतना ही लिख देंगे, हो गया। ये भी बात हो गई, वो साइड सिमिलर थे ही, मैंने रेशियो बराबर था ही, तो ये प्रूफ हो गया और इसे प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक ना।
चलिए, थैंक यू।